अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट पेपर इस सीरीज़ का, और ये पेपर है हमारे पास दिसंबर 24 का, यानी काफ़ी रिसेंट एग्ज़ाम है एंड इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट पेपर। सो इसको आपने ज़रूर करना है अपने एग्ज़ाम में जाने से पहले। सो स्टार्ट करते हैं। 40 ईयर ओल्ड फीमेल है। अब 40 और फीमेल, तो ये आपको पता है, मैंने बहुत दफ़ा बताया हुआ है। 40 फैटी फीमेल फर्टाइल अगर आ रही है राइट अपर क्वाड्रेंट पेन के साथ, तो मोस्ट लाइकली ये गॉल स्टोन्स हो सकते हैं और कॉलीसिस्टाइटिस हो सकता है। सो देखते हैं ये 40 ईयर ओल्ड जो फीमेल है, इसको राइट अपर क्वाड्रेंट पेन हो रहा है जो शोल्डर तक जा रहा है विद फीवर, नोजिया एंड वॉमिटिंग। मोस्ट लाइकली दिस इज़ एक्यूट कॉलीसिस्टाइटिस। गैस्ट्राइटिस में एसिड बर्न और इस तरह की कंप्लेन है। हेपेटाइटिस में ALT रेज्ड होता है। पेनक्रेटाइटिस में हिस्ट्री हो सकती है अल्कोहल्स की या गॉल स्टोन्स की, और वो सवेयर पेन होता है, ठीक है। और अपेंडिसाइटिस में आपको पता है कि पेन अराउंड द अम्बिलिकस स्टार्ट होके राइट आइलिक फोसा की तरफ जाता है। एक 50 ईयर ओल्ड फीमेल है, उसको 6 × 6 सेंटीमीटर टेंडर पार्शली रिड्यूसेबल स्वेलिंग है बिटवीन द ज़ीफस स्टर्नम एंड अम्बिलिकस। तो ये ज़ीफस स्टर्नम है, ये अम्बिलिकस है, यहाँ पे एक उसको स्वेलिंग है और ये प्रोमिनेंट हो जाती है जब वो अपना हेड रेस्ड करती है। सो मोस्ट लाइकली आपको पता है ये स्टमक वाली जगह है। सो दिस इज़ एपिगैस्ट्रिक हर्निया। और क्योंकि ये एब्डोमिनल वॉल लाइपोमा या पैराअम्बिलिकल हर्निया, पैराअम्बिलिकल यहाँ पे होता है। स्टमक का ट्यूमर भी नहीं है, क्योंकि ट्यूमर होता तो उसमें हमारे पास वेट लॉस और डिस्फेजिया इस तरह की कंप्लेन होती है। और अम्बिलिकल हर्निया तो ये नीचे जो आपका इंग्वाइनल लिगामेंट है उसके ऊपर अम्बिलिकल हर्निया जो है वो बिलो द अम्बिलिकस या अराउंड द अम्बिलिकस प्रेजेंट होता है, ठीक है। मैं इंग्वाइनल हर्निया समझ रही थी। सो दिस इज़ एपिगैस्ट्रिक हर्निया ड्यू टू इट्स लोकेशन। एक पेशेंट को वॉमिटिंग हो रही है, वो ब्रेथलेसनेस के साथ आ रहा है। ABGs में हम pH देखेंगे तो रेस्ड है। बाइकार्बोनेट 22 to 26 होता है, ये भी रेस्ड है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी रेस्ड है। अगर तो ये सेम डायरेक्शन में जा रहे हो ना, तो आपने याद रखना है कि मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होता है। सेम में M आता है ना, सो मेटाबॉलिक प्रॉब्लम होता है और साथ में कंपनसेशन भी चल रही होती है। लेकिन अगर आपने रट्टा नहीं भी लगाना तो pH ज़्यादा है, pH ज़्यादा होने का मतलब है कि अल्कलोसिस है। अब बाइकार्बोनेट ज़्यादा है क्योंकि वो एसिड है, बेस है, सॉरी। बाइकार्बोनेट अगर ज़्यादा है दैट इज़ ऑल्सो इंडिकेटिव ऑफ अल्कलोसिस। एंड कार्बन डाइऑक्साइड भी ज़्यादा है। अब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है यानी एसिड ज़्यादा हो रहा है, तो वो इस अल्कलोसिस को कंपनसेट करने की कोशिश कर रहा है। सो बेसिकली ये जो वॉमिटिंग वगैरह हो रही है, इससे मेटाबॉलिक अल्कलोसिस क्रिएट हो रही है, क्योंकि वॉमिटिंग में HCl क्लोराइड एसिड वगैरह बॉडी से जा रहा है और उस मेटाबॉलिक अल्कलोसिस को रेस्पिरेटरी सिस्टम कंपनसेट कर रहा है। सो दिस इज़ कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस एंड दिस इज़ बेसिकली पार्शियल कंपनसेटेड मेटाबॉलिक अल्कलोसिस। अगर हम बहुत एक्यूरेट देखना चाहें, क्योंकि pH जब तक नॉर्मल नहीं होती उस टाइम तक वो फुली कंपनसेशन नहीं होती। एक पेशेंट जिसको एंजाइटी इंड्यूस हाइपर वेंटिलेशन है। अब ये जो एंजाइटी इंड्यूस हाइपर वेंटिलेशन है, इसमें उसका कार्बन डाइऑक्साइड बॉडी से करेगा तो निकलता जाएगा, सो कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल कम हो जाएगा एंड देयर वुड बी रेस्पिरेटरी एसिड है, ये कम होगा तो क्या हो जाएगा, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस हो जाएगी, ठीक है। सो हमारे पास pH जो है वो क्या हुई होगी, इंक्रीज़ होगी, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड डिक्रीज़ होगा ड्यू टू हाइपर वेंटिलेशन। कार्बन डाइऑक्साइड को वो ब्लो ऑफ कर रहा होगा, सो दैट इज़ रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। अब पैनिक अटैक में रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है और एम्बोलिज्म में भी रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होता है। हाउ टू डिफरेंशिएट, जो पल्मोनरी एम्बोलिज्म है उसमें साथ में आपकी ऑक्सीजन लेवल्स जो हैं वो भी कम होंगे, ठीक है, वरना इनकी क्वाइट प्रेजेंटेशन सेम होती है और ये काफ़ी दफ़ा डिफरेंशिएट करने को आ जाता है। एक 45 ईयर ओल्ड मेल है, उसको सवेयर एपिगैस्ट्रिक पेन है जो बैक तक जा रहा है, उसको साथ नोजिया हो रहा है। कौन सा लेबॉर्ट्री टेस्ट मोस्ट सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक है फॉर पेनक्रेटाइटिस? पेनक्रेटाइटिस के लिए लाइपेज एंड अमाइलेज दोनों रेस्ड होते हैं, लेकिन जो लाइपेज होता है वो ज़रा ज़्यादा सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक होता है, ठीक है। माइलेज भी रिलीज़ हो रहा होता है लेकिन वो इतना सेंसिटिव एंड स्पेसिफिक नहीं है। और ALT जो है वो तो हेपेटाइटिस में रेज्ड होता है। C रिएक्टिव प्रोटीन इन्फ्लेमेशन को इंडिकेट करता है और WBC काउंट ज़्यादा होगा तो वो बॉडी में किसी भी इन्फेक्शन में रेज्ड हो सकते हैं। सो फॉर पेनक्रेटाइटिस लाइपेज एंड माइलेज बोथ आर रेज्ड, बट लाइपेज इज़ मोर स्पेसिफिक एंड सेंसिटिव। एक पेशेंट को कार्डिक फेलियर है, साथ में रीनल फेलियर हो गया, मोस्ट लाइकली क्यों? अब ये जो कार्डिक फेलियर हो गया, सो कार्डिक आउटपुट कम हो गया, जिसकी वजह से आपका जो वेसल्स के अंदर ब्लड वॉल्यूम है वो कम हो गया और जो आपका ब्लड सप्लाई है टुवर्ड द किडनी वो कम हो गई। किडनी फेल हो रही होगी तो उसकी रीज़न क्या है, प्री रीनल है। सो दिस इज़ प्री रीनल। नेफ्राइटिस नहीं है, इंट्रिंसिक तब होता है जब किडनी के अंदर कोई ट्यूब्यूल्स या चीज़ का प्रॉब्लम होगा। पोस्ट रीनल ऑब्स्ट्रक्शन, स्टोन या कैंसर हो सकता है। और ट्यूब्यूलर नेक्रोसिस भी हाइपोवोलीमिया से होती है बट रीनल रीज़न होती है। सो दिस इज़ अगेन रेपिटेशन। इंट्रामस्कुलर ग्लूटियल इंजेक्शंस अपर आउटर क्वाड्रेंट में हम देते हैं। हम किस नर्व को बेसिकली बचाना चाह रहे होते हैं, तो शेटिक नर्व की इंजरी को बचाना चाह रहे होते हैं। सो बेसिकली दिस इज़ डन टू
टू अवॉइड डैमेज टू शैटिक नर्व, क्योंकि वही अपर आउटर क्वाड्रेंट में हम देखेंगे तो ग्रेटर शैटिक फोरामेन से गुजरी होती है और ग्लूटियस मैक्सिमस के करीब से गुजरी होती है। नॉट क्यूटेनियस नर्व, नॉट सुपीरियर इन्फीरियर, नॉट लूटियल आर्टरी। अपर आउटर क्वाड्रेंट में कोई भी वेसल प्रोमिनेंटली नहीं होती जो वल्नरेबल हो, एंड दैट्स अ सेफ प्लेस टू इंजेक्ट। एक टैक्सी ड्राइवर है, उसको राइनाइटिस है, वाटरी आइज़ है, फीवर है, उसको एंटी हिस्टामीन चाहिए। अब ड्राइवर है तो हम ऐसी एंटी हिस्टामीन देंगे जो ड्राउजीनेस कॉज ना करें, क्योंकि अगर ड्राउजीनेस हुई तो वो पेशेंट मर भी सकता है। विच इज़ द मोस्ट सुटेबल, सो मोस्ट सुटेबल जो है वो हमारे पास ये सेकेंड जनरेशन फेक्सोफेनाडीन है, क्योंकि ये सारी ड्राउजीनेस कॉज करती हैं। ये आपके ब्लड ब्रेन बैरियर को क्रॉस नहीं करती है और आपको ड्राउजीनेस कॉज नहीं करेगी। अगेन अ रेपिटेशन, नॉन फ्लुएंट एक्सप्रेसिव एफेजिया किस वजह से हो रहा है? सो ये जो एक्सप्रेसिव एफेजिया है हमारे पास, ये ब्रोकस एफेजिया है और लाइकली ये फ्रंटल लोब के डैमेज की वजह से हो रहा होता है। एक 70 ईयर ओल्ड मेल को पेनफुल स्टिफ हैंड्स हैं और हर्बंडन नोड्स हैं। अब ये हर्बंडन नोड्स होते हैं हमारे पास और ये इंडिकेट कर रहे होते हैं डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे ऑस्टियो आर्थराइटिस को। 70 ईयर ओल्ड हर्बंडन नोड्स अगर होंगे दैट इज़ इंडिकेटिव ऑफ डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट पे ऑस्टियोआर्थराइटिस, क्योंकि रूमेटाइड जो है वो डिस्टल को इन्वॉल्व नहीं करता। रीटर्स जो है ये नहीं है। रीटर्स में 3 चीज़ें होती हैं। पेशेंट जो है वो हमारे पास हम कह रहे होते हैं कि उसको साथ में कोई ना कोई यूटीआई होता है, साथ में उसकी जॉइंट्स का प्रॉब्लम होता है और साथ में आई का प्रॉब्लम होता है। सो कैन नॉट सी, कैन नॉट पी, कैन नॉट क्लाइम अ ट्री, ठीक है। सोरियाटिक में साथ में सोरियासिस की हिस्ट्री होगी और सूडो गाउट भी नहीं था। एक 12 साल की लड़की है, चाइल्डहुड हिस्ट्री है अस्थमा की, जिसमें उसको सिवियर कफ, डिस्निया, वीज है आफ्टर विजिटिंग अ राइडिंग स्टेबल। विच ड्रग इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट फॉर रिवर्सल ऑफ ब्रोंको कंस्ट्रक्शन। अब एस्थमा को रिवर्स करने के लिए इमीडिएटली आपको साबा देना पड़ता है, शॉर्ट एक्टिंग बीटा एगनेस्ट, जिसमें हमारे पास एल्बिट्रोल वगैरह आता है। सो इनहेल एल्ब्यूट्रोल देंगे, क्योंकि फ्लूटिकसॉन इनहेल कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स हैं, ये इमीडिएटली नहीं देंगे। प्रोपनालॉल एक बीटा ब्लॉकर है, ये भी देने की ज़रूरत नहीं है। अगेन कॉर्टिकोस्टेरॉइड है, अगेन स्टीरॉइड्स हैं। सो वी विल गो फॉर इनहेल साल्ब्यूटामोल। एक पेशेंट को ओरल एंड जेनिटल अल्सर्स हैं, आर्थराइटिस है, मोबाइल हाईफोन है मोस्ट लाइकली। अब ये ट्राइड है, ठीक है, जिसमें आपके ओरल अल्सर्स होते हैं, जेनिटल अल्सर्स होते हैं और आई की इन्वॉल्वमेंट होती है और इसको हम बेचर्ट्स डिजीज़ कहते हैं। सो दिस इज़ बेचर्ट्स डिजीज़। स्टीवन जॉनसन में बॉडी के अंदर जो है वो एनहाइड्रोसिस होती है, ठीक है, और साथ में कुछ स्किन नेक्रोलिसिस होती है। सार्कोइडोसिस में कफ और सारे टीबी वाले सिम्टम्स होते हैं अलॉन्ग विद बायलेटरल हाइलर लिम्फोडेनोपैथी। हर्पस में पेनफुल लीजन्स होती हैं और रीटर्स मैंने ऑलरेडी आपको ऊपर बता दिया। कैन नॉट सी, कैन नॉट पी, कैन नॉट क्लाइंब अ ट्री। व्हेन अ पर्सन इज़ इन फास्टिंग स्टेट, कौन सी फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू होती है? द ब्रेन कंटिन्यू टू रिक्वायर ग्लूकोज। हाँ, आपको पता है जब हम बहुत ज़्यादा देर भूखे रहते हैं फिर शदीद सर का दर्द भी शुरू हो जाना शुरू हो जाता है और चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, बॉडी में हाइपोग्लाइसीमिया क्रिएट हो रहा होता है, क्योंकि ब्रेन सेल्स ग्लूकोज ही यूज़ करेंगे। बेशक ग्लूकोज आपके सेल ब्लड में कम हो रहा है, लेकिन ब्रेन सेल्स जो हैं वो फ़ैट को यूज़ नहीं कर सकते, वाइल जो बाकी बॉडी है वो फ़ैट यूज़ करती है। या ग्लूकोसोडियोजेनेसिस इज इनहिबिटेड, बीएमआर डिक्रीज़ हो जाता है, लिवर ग्लाइकोजन इंक्रीज़ होते हैं, फैटी एसिड पर प्राइमरी फ्यूल बन जाता है। नहीं तो ब्रेन जो है वो उसको ग्लूकोज ही चाहिए होगा। अप्रॉक्सीमेटली फास्टिंग के 12 घंटे बाद कौन सा मेटाबॉलिक प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है? सो 12 घंटों के अंदर अंदर ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टार्ट हो जाएगी, ग्लाइकोजन ब्रेक डाउन होकर वो ग्लूकोज में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगा। ग्लाइकोजन ज़्यादा होगी, ग्लूकोनियोजेनेसिस होगी, लाइपोजेनेसिस, एनी हाउ लिपिड ब्रेक डाउन भी चल रहा होता है आपकी बॉडी के अंदर, लेकिन विद इन 12 आवर्स ग्लाइकोजिनोलाइसिस स्टार्ट हो जाती है। एक न्यू बॉर्न है, उसको शोल्डर डिस्टोशिया था, लिम्पिंग एबडक्टेड आर्म है, एब्सेंट मोरोज रिफ्लेक्स है। सो ये जो उसको एबडक्टेड आर्म है यानी एबडक्शन नहीं है, शोल्डर डिस्टोशिया मोस्ट कॉमनली हमारे पास अर्ब्स पॉलिसी है जो अपर ब्रेकियल प्लेक्सस की इंजरी से होगा। क्लम्की नहीं, डिस्टोशिया इटसेल्फ नहीं, अल्नर नहीं, क्लाविकल फ्रैक्चर भी नहीं है। 1 यूनिट ऑफ पैक रेड ब्लड सॉलियम आपका हीमोग्लोबिन कितना बढ़ाता है? 1 ग्राम पर डेसीलीटर। एक 45 ईयर ओल्ड मेल है, सॉफ्ट टिश्यू लीजन है विद येलोविश डिस्चार्ज, लाइटिक बोन डिस्ट्रक्शन, वॉइलिशियस नेड्यूल, विच इज़ द लाइकली डायग्नोसिस। अब यहाँ पे अगर हम देखेंगे सॉफ्ट टिश्यू लीजन, येलोविश डिस्चार्ज एंड साथ में बोनी डिस्ट्रक्शन है, मोस्ट लाइकली दिस इज़ बोनी ट्यूमर एंड ऑस्टियोसार्कोमा ड्यू टू एज ग्रुप एंड ड्यू टू दिस स्पेसिफिक प्रेजेंटेशन। कापोसी एसोसिएटेड होता है HIV के साथ। इविंग जो है वो ज़्यादातर बच्चों के अंदर होता है, ठीक है। मेटास्टैटिक में बॉडी में कहीं और कैंसर होना चाहिए था।
ये फिर हमारे पास जो है वो रेपिटेशन है। एक वुमेन है, उसकी फैमिली हिस्ट्री है ब्रेस्ट कैंसर की, नॉन टेंडेड लंप है, बायोप्सी पे एटिपिकल डक्टल हाइपरप्लेजिया। अब ये जो डक्टल हाइपरप्लेजिया आ भी गया है ये उसको हाई रिस्क बना रहा है। अब हमने क्या करना होगा कि यहाँ पे वैसे हम प्रोफिलेक्टिक मेस्टेक्टमी भी कर देते हैं, लेकिन बिफोर दैट हम वाइड लोकल एक्सीजन करके उसको कंफर्म करेंगे, और अगर वो कैंसरस हुआ तो फिर हमें मेस्टेक्टमी करनी पड़ेगी। एक पेशेंट को बर्न थे, ये रेपिटेशन है, यहाँ पे रूल ऑफ 9 अप्लाई होता है। एक पेशेंट को बर्न थे, हेड एंड नेक को इन्वॉल्व करे थे, जो कि 9% है, फ्रंट ऑफ चेस्ट अगेन 9% और फ्रंट ऑफ एब्डोमेन अगेन 9%। सो टोटल सरफेस एरिया कितना हो गया हमारे पास? टोटल सरफेस एरिया 27 हो गया। एक 10 साल के बच्चे को साइनोसिस है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ है, एक्सर्शन पे साइनोसिस VSD को इंडिकेट कर रही है, ये एक्सर्शन पे पल्मोनरी स्टेनोसिस, हिस्ट्री ऑफ स्क्वाटिंग प्रेजेंट फॉर इवैल्यूएशन, एको के ऊपर वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी भी मिल रही है, स्टेनोसिस भी मिल रही है। सो दिस इज़ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट, मोस्ट लाइकली दिस इज़ टेट्रोलॉजी ऑफ फैलेट। VSD में सिर्फ साइनोसिस होती है, PDA के अंदर कंटिन्यूस मशीनरी मर्मर होता है, और TGA जो है वो अर्ली प्रेजेंट कर जाता है, उसको 10 साल नहीं लगते हैं। एक पेशेंट जिसको एक्यूट चेस्ट पेन है, लेफ्ट आर्म में जा रहा है, ST एलिवेशन है लीड 1 और AVL में। सो 1 AVL V5 V6 दिस इज लेटरल वॉल MI। साथ में रेसिप्रोकल जो इंफीरियर लीड है उनमें डिप्रेशन हो सकती है, बट एलिवेशन है लेटरल लीड्स के अंदर, सो दिस इज लेटरल वॉल MI। मोस्ट कॉमन कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का IV ड्रग अब्यूजर्स के अंदर स्टेफ ओरियस है, और ये बार बार खुद को इंजेक्ट कर रहे होते हैं और वहाँ से स्किन इन्फेस्टेशन और इन्फेक्शन स्टेफ ओरियस का कॉमनली हो जाता है। एक यंग बच्चे को हाइपरटेंशन है अपर लिम्स में, हाइपोटेंशन है लोअर लिम्स में, रेडियोफेमोरल डिले। तो ये जो हमारे पास ब्लड प्रेशर के अंदर चेंज आ रहा है, एक जगह पे हाइपर है, एक जगह पे हाइपो है, एंड देन रेडियोफेमोरल डिले है, दिस ट्राइड इज़ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा, और ये पोस्ट डक्टल कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा है, यानी कि जो सबक्लेवियन वेन है उससे बिलो जाके ये कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एओर्टा हो रहा होता है। एक यंग चाइल्ड है, उसको हाइपरटेंशन है अपर लिम में, ये अगेन रेपिटेशन है, और ये हमने पहले भी एक बार डिस्कस किया हुआ। एक पेशेंट, उसको एंडवेलिंग कैथेटर था, UTI था, कल्चर के ऊपर कोएगुलेज नेगेटिव ऑर्गेनिज्म आ गया। सो कोएगुलेज नेगेटिव जो है वो हमारे पास कौन होता है? वो स्टैफ एपिडर्माइडस होता है। देन हम कहते हैं कि एक पेशेंट जिसको इंडवेलिंग कैथेटर था, दिस इज़ अगेन रेपिटेशन, इस पेपर में कुछ रेपिटेशंस आई हुई हैं। एक पेशेंट, उसको नेज़ल बॉयल था, फिर उसको कोवेंडल साइनस थ्रोम्बोसिस हो गई, कौन सा रूट लिया होगा? सो मोस्ट लाइकली ये जो रूट है वो हमारे पास ऐसे होता है कि फेशियल वेन से जाता है, एंगुलर वेन से, फिर हम देखते हैं कि ऑप्थेल्मिक वेन, और ऑप्थेल्मिक वेन से वो चला जाता है कैवर्नस वीनस साइनस। सो इसके अंदर फेशियल वेन भी उन्होंने बताई हुई है और ऑप्थेल्मिक भी बताई हुई है। सो वी विल गो फॉर ऑप्थेल्मिक वेन, ठीक है, और इसके थ्रू वो स्प्रेड होता है या फेशियल, क्योंकि दोनों ही ऑप्शंस ठीक हैं। सो फेशियल से एंगुलर से ऑप्थेल्मिक, ठीक है, सुपीरियर ऑप्थेल्मिक, एंड वहाँ से फिर हमारे पास ये कैवर्नस साइनस में जाता है। सो फेशियल वेन से चूँकि स्टार्ट ले रहा है, सो वी कैन से कि ये राइट ऑप्शन है। अगेन इस रेपिटेशन, एक 40-year-old फीमेल जिसको सिरोसिस है सेकेंडरी टू हेपेटाइटिस C एंड पुअर प्रोग्नोसिस इंडिकेटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। अभी हमने ऑलरेडी भी डिस्कस किया हुआ है कि जो लिवर है वो काम करना अगर छोड़ देगा, ALT और AST तो रेज होंगे ही होंगे, लेकिन प्रोग्नोस्टिक मार्कर दो होते हैं। नंबर 1, हम एल्ब्यूमिन का लेवल मेजर करते हैं, अगर एल्ब्यूमिन बहुत कम है और जो कोएगुलेशन फैक्टर हैं वो ठीक काम नहीं कर रहे, अगर PT रेज्ड है, तो दिस इज़ पुअर प्रोग्नोस्टिक, दीज आर पुअर प्रोग्नोस्टिक मार्कर्स, ठीक है। सो प्रोलॉन्ग PT जो है वो पुअर प्रोग्नोसिस को इंडिकेट करता है। अच्छा, एक MCQ मैंने आप लोगों को बताना था, आई थिंक ये जो हमने किया है लीजन्स वाला, दिस इज़ नॉट ऑस्टियोसार्कोमा, बल्कि जो वॉइलेशियस नोड्यूल्स हैं, लिटिक डिस्चार्ज है एज पर द की, दिस इज़ कापोसी सार्कोमा, दिस इज़ एसोसिएटेड विद HIV। तो ये एक दफ़ा आप देख लीजिएगा। एक कोल माइनर प्रेजेंट करता है कफ शॉर्टनेस और ब्रेथ के साथ, चेस्ट एक्सरे पे जेट ब्लैक डिस्कलरेशन है हाइलर लिम्फ नोड की। व्हाट कॉजेज दिस ब्लैक कलरेशन? सो ये जो लंग्स के अंदर ब्लैक कलरेशन हुई हुई है, ये कार्बन पिगमेंट्स की डिपोजिशन है, और इस प्रोसेस को हम एंथ्रोकोसिस कहते हैं। सो दिस इज़ एंथ्रोकोटिक पिगमेंट डिपोजिशन। मेलानिन नहीं है, लाइपोक्रोम भी नहीं है, सिंपल इन्फ्लेमेशन और हेमोसिड्रिन। आयरन ओवरलोड को कहते हैं, वो ये नहीं है क्योंकि कोल इंडस्ट्री में काम कर रहा है। सो ये हमारे पास जो कार्बन ब्लैक पिगमेंट डिपॉजिट हो रहे हैं और वो एंथ्रोकोसिस है। एक बच्चा बॉर्न होता है कैटरेक्ट के साथ, कौन सा मैटरनल इन्फेक्शन इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है? सो ये कैटरेक्ट हो सकता है किसके साथ? रुबेला के साथ। सो रुबेला के अंदर हमारे पास 3 तरह की चीज़ें हो रही होती हैं, कैटरेक्ट होता है, डेफनेस होती है, और कंजेनिटल हार्ट डिजीज़ होते हैं।
एक 6 ईयर ओल्ड को ओटाइटिस मीडिया है, red eye with purulent discharge, mated eyelashes but no periauricular lymphadenopathy. What is the most likely cause? So हमारे पास otitis media के बाद red eye and purulent discharge है. This is likely bacterial conjunctivitis, not viral, क्योंकि इन्फेक्शन हुआ है, एलर्जिक भी नहीं है, क्लोमीडियल पैदाइश के फ़ौरन बाद होता है और केमिकल भी ये नहीं है. एक 54-ईयर-ओल्ड स्मोकर है, उसको 3 साल से हिस्ट्री है प्रोडक्टिव कफ एंड डिस्निया के. स्पायरोमेट्री पे रिड्यूस फोर्स एक्सपिरेटरी वॉल्यूम 1 इनटू फोर्स वाइटल कैपेसिटी की रेशो 65 है विदाउट ब्रोंकोडाइलेटर रिवर्सिबिलिटी. मैंने पहले भी बताया हुआ है कि अगर रेशो कम है तो दिस इज़ ऑब्स्ट्रक्टिव डिजीज़, और रिवर्सिबिलिटी अगर नहीं होनी तो फिर वो COPD है. COPD में ब्रोंकाइटिस और एम्फेज़मा आता है. सो हमारे पास चूँकि इसको प्रोडक्टिव कफ है, सो प्रोडक्टिव कफ इज़ इंडिकेटिव ऑफ ब्रोंकाइटिस. एक पेशेंट जिसको डिप्लोपिया है, एग्जामिनेशन पे हमने देखा कि उसकी आई जो है वो मीडियली डेविएटेड है. इसका मतलब है आंख लेटरल साइड पे नहीं जा सकती. सो SO4LR6 एक निमोनिक्स है. सो लेटरल रेक्टस आंख को बाहर ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है और उसको 6 नर्व सप्लाई करती है. सो 6 नर्व जो है वो एब्डूसन है, सो वो अफेक्टेड होगी. एक पेशेंट को ट्रीट किया जा रहा है कोलेसिस्टाइटिस के लिए, लेकिन उसको हाइपरटेंशन एंड टेकिकार्डिया हो रहा है. एग्जामिनेशन पे कैनुला. अब ये जो टेकिकार्डिया एंड हाइपरटेंशन है, दिस इज़ इंडिकेटिव ऑफ शॉक. कौन सा शॉक है? क्योंकि कैनुला के इर्द गिर्द एरिदमा है, जो कैनुला के इर्द गिर्द इन्फेक्शियस है. सो दिस इज़ लाइकली सेप्टिक शॉक. वहाँ से बैक्टीरिया ब्लड में चला गया और ये सेप्टिक शॉक हो गया. न्यूरोजेनिक में न्यूरोलॉजिकल इंजरी होगी. कार्डियोजेनिक के अंदर जो है वो हमारे पास हार्ट काम करना छोड़ देता है. एनाफिलेक्टिक में एलर्जी एक्सपोजर होगा और कैनुला के इर्द गिर्द इस तरह से रिदमा स्वेलिंग नहीं होगी. एंड हाइपोवोलेमिक के लिए रीज़न होनी चाहिए हेमरेज की बॉडी में. 60-ईयर-ओल्ड वुमन प्रेजेंट करती है फीवर, चिल, राइगर, बर्निंग मैक्चुरेशन एंड हीमाचूरिया फॉर 1 वीक. She is hypertensive, tachycardia, febrile and has a high WBC count with a prolonged PT and INR. अब ये वाली जो चीज़ें हैं कि उसको टेकिकार्डिया है, हाई WBC काउंट है, साथ में हीमाचूरिया एंड हाइपरटेंशन, ये भी किसके अंदर है हमारे पास लाइकली अलोंग विद दिस फिब्राइल एंड मैक्चुरेशन, इन्फेक्शियस हिस्ट्री. सो सेप्टिक शॉक है, लेकिन चूँकि उसका PT, INR वगैरह प्रोलॉन्ग हो गया है तो वो DIC में जा रही है. सो दिस इज सेप्टिक शॉक विद DIC. पेशेंट को सिस्टिक फाइब्रोसिस और स्टीटोरिया है. कौन सी विटामिन डेफिशिएंसी मोस्ट लाइकली फैट मैल एब्जॉर्प्शन करती है? सो सिस्टिक फाइब्रोसिस और स्टीटोरिया इज यूजुअली ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन D, और वो कैल्शियम एब्जॉर्ब भी नहीं होने दे रहा. और विटामिन D की डेफिशिएंसी के साथ साथ पेनक्रियाटिक एंजाइम्स की भी डेफिशिएंसी है, फैट एब्जॉर्प्शन नहीं है, एंड देयर इज स्टीटोरिया. सो विटामिन D डेफिशिएंसी इज वेरी कॉमन. अगेन रेपिटेशन, विटामिन D. In patient following a RTA, which finding is indicative of dehydration? So dehydration तभी indicate होती है अगर patient का यूरिन आउटपुट कम हो जाए. एक HIV पेशेंट है, उसको रेडिश स्किन लीजन हो रही है. वन ऑफ हिज सेक्शुअल पार्टनर हैज सिमिलर लीजन. और इज़ द मोस्ट कॉमन स्किन कैंसर जो कि HIV के साथ एसोसिएटेड है. HIV के साथ जो मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड होता है वो हमारे पास कैपोसी सेल कार्सिनोमा ही है. एक पेशेंट जो 15-ईयर-ओल्ड डायबिटिस मेलाइटिस है और प्रेजेंट कर रहा है डिक्रीज विजुअल एक्यूटी. ऑप्थेल्मोस्कोपी पे वाइट स्पॉट्स हैं, एक्सुडेट्स हैं. मोस्ट लाइकली ये क्यों हुआ है? सो दीज वाइट स्पॉट्स एंड एक्सुडेट दे आर इंडिकेटिव ऑफ डायबिटिक रेटिनोपैथी, और ये हमारे पास प्री प्रोलिफरेटिव स्टेज है. सेंट्रल डायबिटीज़ इंसिपिडिस में क्या होता है कि आपका ADH लेवल जो है वो डिक्रीज्ड होते हैं. सो देयर इज़ डिक्रीज ADH, नॉट इंक्रीज, नॉट एल्डोस्टेरोन, इनका कोई ताल्लुक नहीं है. फर्स्ट लाइन ट्रीटमेंट फॉर पेशेंट एक्सपीरियंसिंग एनाफिलेक्टिक शॉक, ये बार बार आया हुआ है. एड्रीनालीन ही देते हैं और वो भी IM देते हैं. IM एड्रीनालीन कितना देना होता है? सो एड्रीनालीन 2 चीज़ों में देना होता है, एनाफिलेक्टिक शॉक में और नंबर 2 कार्डियोजेनिक शॉक में. एनाफिलेक्टिक में हमने 0.5 ml 1/1000 टाइट्रेशन आपने देना होगा, और कार्डियोजेनिक में हमने 1 mg देना होता है 1/10,000 टाइट्रेशन. सो ये आपने याद रखना है. एक 32-ईयर-ओल्ड मेल है, हाइपरटेंशन, पैल्पिटेशन, हेडेक, स्वेटिंग एंड ट्रेमर. सो ये सारी की सारी आपकी सिंपैथेटिक एक्टिविटी ज़्यादा है. सो एक ट्यूमर होता है जो कि रीनल ग्लैंड का ट्यूमर है, फियोक्रोमोसाइटोमा. उसमें एपिसोडिक हाइपरटेंशन, पैल्पिटेशन, हेडेक और स्वेटिंग होता है. सो दिस इज़ इंडिकेटिव ऑफ फियोक्रोमोसाइटोमा. 45-ईयर-ओल्ड वुमन है, प्रोग्रेसिव enlargement of hand, feet and facial features. So this is acromegaly with headache and joint pain. Examination पे कर्स फीचर्स हैं, thickened skin है, widened fingers हैं और elevated insulin like growth factor and growth hormone है. This is very very important. Most likely reason pituitary adenoma, और वो acromegaly cause कर रहा है due to excess production of growth hormone. 24 आवर यूरिनरी कलेक्शन के अंदर एलिवेटेड विनाइल मंडेलिक एसिड है,
दिस इज़ इंडिकेटिव ऑफ यूक्रोमोसाइटोमा, क्योंकि इसके अंदर बहुत ज़्यादा कैटेकोलामीन बनते हैं और उनके ब्रेकडाउन से विनाइल मेंडेले के सेरोमेटानेफ्रिन यूरिन में ज़्यादा होंगे। फर्स्ट लाइन फार्माकोलॉजिकल ट्रीटमेंट डायबिटीज़ अगर प्रेग्नेंट वुमेन में है, नॉर्मली अगर हमारे पास टाइप 2 है तो हम मेटफॉर्मिन देते हैं, लेकिन प्रेगनेंसी में है हम डायरेक्टली इंसुलिन से ही स्टार्ट करते हैं। उसके बाद है हमारे पास एक 17 ईयर ओल्ड गर्ल, वो कंप्लेन करती है बायलेटरल नेज़ल ऑब्स्ट्रक्शन, एपिस्टेक्सिस एंड ओकेजनल कफ के साथ। एग्जामिनेशन पे रूमी नेज़ल कैविटी है विद येलोविश ग्रीन क्रस्ट। व्हाट इज़ द मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस? सो मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस ये जो क्रस्टिंग हमें नज़र आ रही है, एपिस्टेक्सिस और ऑब्स्ट्रक्शन, दिस इज़ इंडिकेटिव ऑफ एट्रोपिक वेजिनाइटिस, क्योंकि एलर्जिक इतना सिवियर नहीं होता, राइनोलिथ, राइनोसाइनसाइटिस या DNS भी नहीं है।